अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज हम लोग फाइनली जो भी हम लोगों ने जीआईटी पैथोलॉजी डिस्कस की है, इस जीआईटी पैथोलॉजी के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। ये लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर में से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे, और आगे जाके ये आपका पीड्स में और बहुत सारे मेडिसिन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे अप्लाई होता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने कवर करना है। मैं कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहती कि शॉर्टकट के लिए पैथोमा पढ़ लें, और ऑल्दो पैथोमा इज़ अ गुड बुक, लेकिन आप जो है वो एक दफ़ा रॉबिन्स को ज़रूर रीड करें और फिर रिवीजन के लिए पैथोमा कर लें, ठीक है। और ना ही मैं कहती हूँ कि कुछ शॉर्ट चीज़ें, इसीलिए मैं आपको बुक से वर्ड टू वर्ड कराती हूँ। ये चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तो ये ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर अप्लाई होगा, ठीक है। एक बच्चे ने गेस कर लिया कि जी गैस्ट्राइटिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अल्सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वो पढ़ूंगा, और हो सकता है कि आपके प्रॉफ में से वही आ जाए। वेरी गुड, उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे जैसे बच्चे जो पूरी बुक पढ़ लेते हैं और फिर कभी ना कभी उनके सामने आ जाएगा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या एडिनोकार्सिनोमा या एडिनोमा या पॉलिप, तो उनको रिवाइज हो जाएगा, एकदम से उनको याद आ जाएगा, और वो जब उसको जवाब देंगे तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि ओ थैंक गॉड मैंने पूरी बुक की हुई थी। तो इसलिए आप कोशिश किया करें, टाइमली चीज़ों को कवर करें और सारा पढ़ लिया करें। ओके, अब बात आ गई लास्ट टॉपिक की बेटे, और लास्ट टॉपिक के रिलेटेड मैं आपको एक बात भी बताती हूँ। लास्ट टॉपिक जो भी हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ बेसिकली एडिनोकार्सिनोमा। हम लोग कोलॉन पढ़े थे, और कोलॉन की नॉन नियोप्लास्टिक और नियोप्लास्टिक लीजन्स के बारे में पढ़े थे। सो ये नियोप्लेजिया है, एडिनोकार्सिनोमा मेलिग्नेंट कार्सिनोमा है, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो जब मेरा प्रॉफ का एग्जाम था तो मैंने पूरा जीआईटी वाला ये चैप्टर कर लिया। मैंने कहा ये शुरू वाली चीज़ें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और अल्सर्स वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एडिनोकार्सिनोमा या कोलॉन वाला जो पोर्शन है वो मैं छोड़ देती हूँ। तो पहले मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन ड्यूरिंग प्रॉफ मैंने उसको रिवाइज नहीं किया था। तो हमारे प्रॉफ के फाइनल में जो 5 नंबर का क्वेश्चन था वो यही आया जीआईटी में से कि पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर, और फिर इसका जो सर्वाइवल है एडिनोकार्सिनोमा वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये पूछ दिया था। तो वो फिर कुछ खींचतान के मैंने लिख ही लिया था, लेकिन इससे ये भी आपको पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आपको करना चाहिए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आप लोगों को पता चल जाता है कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। बेटे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पूरा जीआईटी ट्रैक हमने पढ़ा, कहता है उस पूरे जीआईटी ट्रैक में से, यानी हमारे पास इसोफेगस था, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन था, इवन लार्ज इंटेस्टाइन है, तो पूरे जीआईटी ट्रैक में मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी जो पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा होती है, वो यही आपके पास कोलॉन का एडिनोकार्सिनोमा है। ऑल्दो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी क्या है? एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलॉन, ठीक है। कुछ एपिडेमियोलॉजी डिस्कस कर ले। एपिडेमियोलॉजी में कहता है कि यूएसए के अंदर भी अभी भी सालाना 1,30,000 केसेस एडिनोकार्सिनोमा के आते हैं, और इनमें से हर साल 50,000 केसेस की डेथ भी हो जाती है। तो ओवरऑल कैंसर रिलेटेड डेथ्स की अगर हम बात करें तो 15% कैंसर रिलेटेड डेथ्स में से जो डेथ्स होती हैं वो कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा की वजह से भी होती हैं। अगर बेटे हम लोग एज वाइज बात करें तो मोस्टली ये 6 to 7th डिके यानी 60 to 70 ईयर्स में होता है, लेकिन 20% पेशेंट्स में हमने देखा कि लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज पे भी उनको हो गया, ठीक है। ये एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर हो गए। इसी एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर उसने थोड़ा सा कॉज को डिस्कस किया हुआ है। उसने कहा वो लोग जो लो फाइबर डाइट लेते हैं उनके अंदर हमने देखा कि इसका जो रिस्क है वो जरा ज्यादा है एज कंपेयर टू वो लोग जो कि हाई कार्ब और फैट डाइट लेते हैं या हाई फाइबर डाइट लेते हैं, उनके अंदर इसका रिस्क काफ़ी कम है। और एक आपने फार्माकोलॉजिकल रेलिवेशन इसकी याद रखनी है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा बेटे एनसेड्स लेते रहते हैं या एस्प्रीन लेते रहते हैं, उनके अंदर इस मेलिग्नेंसी का रिस्क कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? जिन्होंने फार्मा अच्छे से पढ़ी हुई है वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं बेटे, कि हमने कल पढ़ा था कि जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या फिर आगे पॉलिप्स हैं या इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स हैं या दूसरी तरह के जो भी पॉलिप्स हैं, उन पॉलिप्स से आगे जाके आपको पता है कि इनिशियली वहाँ पे इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, हीलिंग होती है, और फिर वो बार बार हीलिंग और डिस्प्लेजिया शुरू हो जाता है, और उस डिस्प्लेजिया से ये कार्सिनोमा शुरू हो जाता है। तो अगर एक पेशेंट एनसेड्स ले रहा है तो एनसेड्स आपको पता है बेटे कॉक्स इनहिबिटर है। जब कॉक्स इनहिबिट हो जाएगा तो एराकिडोनिक एसिड के ऊपर जब कॉक्स एक्ट करता है तो आपको पता है साइक्लोक्सीजिनेज पाथवे चलता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज करते हैं और इंजरी को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर अगर कॉक्स इनहिबिट हो जाएगा तो ये सारी इन्फ्लेमेशन और इंजरी और मेडिएटर्स वाला साइकिल नहीं चलेगा, और जब ये साइकिल नहीं चलेगा तो मे बी
अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि वो लोग जो एनसेड्स या एस्पिरिन लेते रहते हैं उनमें कॉक्स इनहिबिटेड रहता है और इतने ज़्यादा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह है वो नहीं बनते, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस वगैरह नहीं होते, तो उनमें ये जो साइकिल है ये प्रोसीड नहीं करता, रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये उन्होंने थोड़ा सा फार्माकोलॉजिकल रिलेट किया हुआ है। अब बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इसकी डिस्कस करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी क्या पैथोजेनेसिस है, किस तरह से कोलोन के अंदर ये एडिनोकार्सिनोमा डेवलप होता है। तो कहते हैं इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर रेगुलेशंस जो है या मॉलिक्यूलर इवेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर दोनों जेनेटिक और एपिजेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया तो हमें ये पता चला कि 2 मेजर साइकिल्स हैं जो मे बी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये दोनों आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, चाहे रट्टा लगाएं चाहे समझ लें, जो भी करें, ठीक है। एक होता है बेटे आपके पास एपीसी पाथवे, उसको हम एपीसी या कैटेनिन पाथवे कहते हैं, अगर उसके अंदर म्यूटेशन होगी। दूसरा हम लोग कहते हैं हमारे पास होता है माइक्रोस्टिलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे, ठीक है। माइक्रोस्टिलाइट इंस्टेबिलिटी अगर होगी तो वो भी आगे जाके ये पाथवे भी क्या करेगा, आगे जाके मसला क्रिएट करेगा। कहता है ये जो एपीसी बीटा कैटेनिन ये है म्यूटेशन है बेटे, इसके अंदर वीटीएन सिग्नलिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से, या आपने जनरल पैथो में नियोप्लेजिया में इसको पढ़ा हुआ भी है। और जो माइक्रोस्टिलाइट इंस्टेबिलिटी होती है वो बेसिकली डीएनए मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तो आगे ये क्रिएट होती है। पहले हम जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं यूजुअली जो कल हम लोगों ने एडिनोमास डिस्कस किए थे ना, अगर उन एडिनोमास को भी देखें तो 80% पेशेंट के अंदर एपीसी म्यूटेशन होती है और वही एपीसी म्यूटेशन आगे जाके उनके अंदर एडिनोकार्सिनोमा कॉज कर देती है। अब है क्या बेटे, ये जो एपीसी जीन है ये इनकोड करती है या ये नेगेटिवली रेगुलेट करती है बीटा कैटेनिन को, ठीक है। जब ये बीटा कैटेनिन को नेगेटिवली रेगुलेट करती है नॉर्मली और डिग्रेड कर देती है, तो बीटा कैटेनिन बेसिकली आगे एक्सेसिव प्रोलिफरेशन करा रहा होता है सेल्स की। तो ऑब्वियसली बात है अगर एपीसी जो है ये इसकी डिग्रेशन कर देगा तो प्रोलिफरेशन नहीं होगी, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि इस पेशेंट का जो एपीसी जीन है वो डिसफंक्शनल हो गई, वो म्यूटेटेड हो गई। जब वो एपीसी डिसफंक्शनल हो गई तो बीटा कैटेनिन जो है वो अनचेक्ड होगी, यानी बीटा कैटेनिन डिग्रेड नहीं होगा, बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। जब बीटा कैटेनिन बेटे एक्यूमुलेट होता है तो ये आगे वीटीएन सिग्नलिंग पाथवे इनिशिएट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है। तो आपने याद रखना है कि बीटा कैटेनिन की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी। जब ये बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट होगा तो ये ट्रांसलोकेट कर देगा न्यूक्लियस को और वहां पे जितनी भी ट्रांसक्रिप्शनल जीन्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। कौन सी ट्रांसक्रिप्शनल जीन जो आपने जनरल पैथो में बहुत डिटेल में पढ़ी, MYC हो गया या आपके पास साइक्लिन डी हो गया, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करता है और उनको स्टिमुलेट करता है तो प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होती है। और जब एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगी, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन है, तो उसी को तो हम कैंसर कहते हैं। तो आपके पेपर में आता है तो आपने इसी तरह से ये सीक्वेंस सारे का सारा मेंशन करना है। अब वो कहता है ना सिर्फ ये म्यूटेशन बल्कि अगर एपीसी डिसफंक्शनल होगा तो इसकी वजह से एडिशनल म्यूटेशंस भी शुरू हो जाती हैं। एडिशनल म्यूटेशंस में बेटे कौन कौन सी म्यूटेशन आती हैं? नंबर 1 वो कहता है कि हमारे पास जो के रास होता है, ये भी आपको मैंने बहुत डिटेल में पहले पढ़ाया हुआ है, के रास के अंदर भी म्यूटेशन आ जाती है। और जब के रास म्यूटेटेड होगा तो आपका जो सेल ग्रोथ साइकिल है उसके ऊपर जो भी जितना चेक एंड बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा और सेल ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। जब सेल ग्रोथ ज्यादा होगी तो वैसी बात है कि कैंसर की तरफ कंडीशन जा रही है। अब डिपेंडिंग अपॉन साइज, अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर साइज है कार्सिनोमा का या मैस जो वहां पे बना हुआ है तो के रास म्यूटेशन 10% चांसेस हैं कि प्रेजेंट है। मोर देन 10 सेंटीमीटर एडिनोमा वगैरह का साइज है तो के रास म्यूटेशन जो है वो 50% प्रेजेंट है। और अगर वो इन्वेसिव है तो भी 50% के रास म्यूटेशन भी प्रेजेंट होती है अलॉन्ग विद एपीसी म्यूटेशन, ठीक है। सो एपीसी मेजर है ये मेंशन करनी है, के रास कर दें तो अच्छी बात है, नहीं करते तो इट्स फाइन। दूसरी बात है बेटे कहता है ना सिर्फ ये बल्कि 3rd नंबर पे वो कहता है कि आपके पास फर्दर म्यूटेशन आना शुरू हो जाती है उन जीन्स के अंदर जो रेगुलेटर जीन्स होती हैं, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल SMAD SMAD2 और SMAD जो है 4, इनके अंदर भी म्यूटेशन आ जाती हैं और ये बेसिकली रेगुलेट कर रही थी उसको ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, ये ट्यूमर सप्रेस करती हैं। तो अगर इनके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी तो वैसी बात है कि नॉर्मल साइकिल जो है वो अब नहीं रहेगा, ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा और ट्यूमर फर्दर ग्रो करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि नंबर 1 आपके पास एपीसी के अंदर म्यूटेशन है। एपीसी के अंदर म्यूटेशन की वजह से बीटा कैटेनिन जो है वो डिग्रेड नहीं होगा, वो एक्यूमुलेट होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन जीन्स को एक्टिवेट करेगा। कौन सी ट्रांसक्रिप्शन जीन? MYC हो गई या साइक्लिन डी हो गया और प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा
होगी। बहुत सारे केसेस में एडिशनल हमने देखा कि साथ में कि रास म्यूटेशन होती है, और जब कि रास म्यूटेशन होती है तो उससे भी जो सेल की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। फिर वो कहता है कि कुछ केसेस के अंदर ट्यूमर सप्रेसेड जीन्स भी म्यूटेटेड हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल SMAD2 और इसी तरह SMAD4। ठीक है, जब बेटे ये म्यूटेटेड हो जाएगा, ये ट्यूमर सप्रेसेड जीन्स थी, तो आपके पास जो टिश्यू ग्रोथ फैक्टर होता है वो अनचेक्ड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली वो सेल साइकिल को इनहिबिट करता है, लेकिन जब लॉस हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा तो इसकी वजह से फिर जो सेल की ग्रोथ है वो बहुत एक्सेसिव होना शुरू हो जाएगी, और एक्सेसिव प्रोलिफरेशन विल लीड टू कैंसरस कंडीशन। फिर वो कहता है बेटे 70% केसेस में हमने ये भी देखा लेट स्टेजेस में जाके कि TP53 के अंदर, और TP53 भी आपको पता है कि रेगुलेटर जीन का पार्ट है, तो इसके अंदर जब म्यूटेशन आ जाएगी, DNA अनबैलेंस हो जाएगा, तो 70% लोगों में ये भी म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती है क्रोमोसोमल डिलीटिशन की वजह से। सो हम कहते हैं कि क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, और क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी जब क्रिएट हो जाएगी तो क्रोमोसोम या सेल साइकिल चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा और एक्सेसिव ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो आई जस्ट होप कि आप लोग इसको मिक्स नहीं कर रहे हैं। पैथोलॉजी में ये चारों म्यूटेशन आपने APC पाथवे, चूंकि पहले APC होता है, फिर उसकी वजह से KRAS म्यूटेशन है, फिर उसकी वजह से TGF बीटा म्यूटेशन है, और उसकी वजह से TP53 म्यूटेशन है 70% केसेस में, क्योंकि APC क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्रोमोसोमल डिलीटिशन होती है, और उस वजह से फिर TP53 में म्यूटेशन आ जाती है। नंबर 2 बेटे ये हो गया फर्स्ट पाथवे। नंबर 2 हमने कहा था हमारे पास माइक्रोस्टिलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे जो है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। माइक्रोस्टिलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे जब होगा तो उसकी वजह से मिसमैच रिपेयर वाली जो जीन्स होती हैं वो डेफिशिएंट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर किसी भी DNA के अंदर मिसमैच न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो रहे हैं तो उनको चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा सकेगा। जब वो चेक नहीं होंगी तो म्यूटेशन क्रिएट होना शुरू होगी, और म्यूटेशन होगी तो कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहते हैं इनिशियली ये जो म्यूटेटेड जीन्स होती हैं ये नॉन कोडिंग रीजन के अंदर आपके पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, इसीलिए ये साइलेंट होती हैं। लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा कि ये कोडिंग रीजन में भी एक्यूमुलेट होती हैं, जैसे कि आपके पास TGF बीटा हो गया। ठीक है, और इसी तरह दूसरी तरफ आपके पास जो है वो बैक्स हो गया। ठीक है, जब ये म्यूटेटेड होंगी तो इनकी वजह से नॉर्मली ये क्लोनिक प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है, लेकिन अब इनहिबिट नहीं कर सकेगा तो क्लोनिक प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह जो बैक्स होता है ये एबनॉर्मल क्लोन्स के सर्वाइवल को इनहिबिट करता है, लेकिन अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी तो एबनॉर्मल क्लोन्स का सर्वाइवल इनहेंस होगा बेटे, और जब वो इनहेंस होगा तो एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस। उसके बाद पैथोजेनेसिस में उसने कहा एक तीसरा फैक्टर भी है, और वो तीसरा फैक्टर ये है कि आपके पास एक जीन होती है जिसको हम कहते हैं CPG, आइसलैंड हाइपर मिथाइलेशन फिनोटाइप। ठीक है, सो आइसलैंड हाइपर मिथाइलेशन फिनोटाइप, इसीलिए इसको CIHMP भी कहा जाता है। इसके अंदर जब हाइपर मिथाइलेशन होना शुरू हो जाएगी जीन्स की तो वो म्यूटेटेड हो जाएंगी। जब बेटे वो म्यूटेटेड हो जाएंगी तो जो रिपेयर फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा और रिपेयर नहीं हो सकेगी, तो एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करेंगे, और एबनॉर्मल सेल्स जब ग्रो करेंगे तो वो कैंसर कॉज कर देंगे। तो इस तरह से कहता है कि ओवरऑल आपने देखा कि आपके पास APC म्यूटेशन हुई, KRAS म्यूटेशन हुई बेटे। KRAS के बाद हमने कहा कि हमारे पास TP53 म्यूटेशन हुई। TP53 के बाद माइक्रोस्टिलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे में हमने कहा टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा की म्यूटेशन हुई, बैक्स की म्यूटेशन हुई, और इसी तरह आपके पास ये जो CPG की हाइपर मिथाइलेशन। तो ये सारी म्यूटेशन जो है कलेक्टिवली कॉज करती हैं एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन। ठीक है, आई जस्ट होप आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए होंगे मेरे बच्चे। अगर हुए हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये पैथोजेनेसिस है और ये आपने मेंशन करनी है, और बुक में भी इसी तरह पाथवे से बने हुए हैं, अगर वो भी कर लें तो वो भी मोर देन इनफ है। अब हम बहुत जल्दी से इसकी मॉर्फोलॉजी और बाकी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सो मॉर्फोलॉजी के अंदर वो कहता है कि आपने याद रखना है कि इंटायर लेंथ ऑफ कोलन के अंदर ये चीज जो है वो फैली हुई होती है, कार्सिनोमा फैला हुआ होता है। अगर बेटे हम लोग इसको ग्रॉसली देखेंगे तो ग्रॉसली इसकी मॉर्फोलॉजी में आपको क्या नजर आता है? ग्रॉसली कहता है कि पॉलीपॉइड टाइप मैसेज जो हैं वो वहां पे बने हुए होते हैं, एक्सोफिटिक मैसेज। अगर तो ये प्रॉक्सिमल पोर्शन के अंदर है बेटे तो आपने याद रखना है ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही मैसेज डिस्टल पोर्शन में है तो डिस्टल पोर्शन में ये वहां पर रिंग टाइप एक चीज बनाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग एन्यूलर रिंग कहते हैं। ये आपने चीज मेंशन करनी है। सो एन्यूलर रिंग जब बनती है तो ये उस एरिया को बहुत ज्यादा नैरो कर देती है और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है। जब बेटे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी, आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो पैल्पेबल मैसेज जो है वो आपको फील भी हो सकते हैं। तो ग्रॉसली हमने कहा कि पॉलीपॉइड पैल्पेबल एक्सोफिटिक मैसेज है, अगर तो वो प्रॉक्सिमली है तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, अगर
डिस्टली हैं तो एन्यूलर रिंग्स बना के वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देंगे। इन्हीं को बेटे अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए देखें तो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए कहता है इस मैस को जब हमने एग्जामिन किया तो इसके अंदर टॉल कलमनर सेल्स थे उसके बाद कुछ जो है वो सेल्स ग्लैंडुलर अपीयरेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद कहता है कि कुछ म्यूसिन्स बनाते हैं। और आपने याद रखना है ये जो म्यूसिन बनाते हैं ना, इनकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। अगर वहाँ पे म्यूसिनस प्रोडक्शन शुरू हो गई है तो फिर इसके जो सर्वाइवल रेट है या ट्रीटमेंट है वो इतना अच्छा नहीं होगा, पुअर प्रोग्नोसिस होती है। और सम टाइम बेटे सिग्नेट रिंग भी बनी हुई होती है, वही सिग्नेट रिंग जो आपने गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में देखी है। तो आपने याद रखना है एन्यूलर और सिग्नेट रिंग जो है एडिनो कार्सिनोमा ऑफ कोलॉन में भी बनती है एज लाइक एडिनो कार्सिनोमा ऑफ गैस्ट्रिक गैस्ट्रियम, जैसे हमने स्टमक में देखी थी। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब फाइनल बस आपकी बहुत आसान सी चीज रह गई है कि क्लिनिकल फीचर्स इन पेशेंट्स के क्या होते हैं। कहता है कि अगर हम लोग एंडोस्कोपी करें और इनिशियली एंडोस्कोपी के ऊपर आपको एडिनोमा नजर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यही एडिनोमा बाद में एडिनोकार्सिनोमा कर देगा तो आप यहीं पे उसकी कोलेटेक्टमी जो है वो कर देंगे, कोलेक्टमी परफॉर्म कर देंगे, उसका कोलॉन सारा रिमूव कर देंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये डायग्नोज ही नहीं होता। ये डायग्नोज तब होता है जब ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया करता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस और फटीग होती है, वो हमारे पास आता है। और जब वो हमारे पास आता है और हम उसको एग्जामिन और एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं तो उस टाइम हमें पता चलता है कि इसको तो जी एडिनोकार्सिनोमा है। इसलिए आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया अगर एल्डरली लोगों में है तो उसको समझा जाता है कि जरूर वो जीआईटी के मसले की वजह से होगा अनलेस अदर प्रूवन। ठीक है, सो इस तरह से पेशेंट की डायग्नोसिस होती है। अब बेटे डायग्नोसिस के अलावा वो कहता है कि अगर वो राइट साइड के कोलॉन में होगा तो क्या मसला है और लेफ्ट साइड पे होगा तो किस तरह से। राइट साइड पे अगर बेटे वो होता है तो उसकी जो डिटेक्शन है वो थोड़ी मुश्किल होती है। राइट साइड वाला इसी तरह से फटीग और वीकनेस और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है और बाद में रूल आउट करने पे डायग्नोज होता है। और लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो लेफ्ट साइड वाला रेक्टल ब्लीडिंग करेगा, ठीक है, और जो बाउल हैबिट्स होती हैं उनको ऑल्टर कर देगा और क्रैम्पिंग होगी बहुत ज्यादा पेट में। पेशेंट हमारे पास आएगा और इस तरह से हम उसको इजीली डायग्नोज कर लेंगे। पुअरली डिफरेंशिएटेड से ट्यूमर होते हैं और अगर ये ट्यूमर बेटे म्यूसिनस हुए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका मतलब है कि पुअर प्रोग्नोसिस है। दो फैक्टर के ऊपर ये प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे पेपर में आए थे कि जो ट्यूमर है उसकी डेप्थ ऑफ इन्वेजन कितनी है, वो किस हद तक इन्वेड हुआ है। और दूसरा बेटे डिपेंड करता है कि क्या वो लिम्फ नोड तक मेटास्टेसाइज हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो लिम्फ नोड तक गया है तो फिर प्रोग्नोसिस पुअर हो जाती है। ड्यूक्स एंड कर्टलन जो थे उन्होंने सबसे पहले ये जो ट्यूमर की नोड्स और मेटास्टेसिस है इसको क्लासिफाई किया था, ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि 3 चीजों के ऊपर पेशेंट का सर्वाइवल डिपेंड करता है। नंबर 1 डेप्थ ऑफ इन्वेजन के ऊपर कि वो कितना ज्यादा ट्यूमर जो है वो इन्वेड हुआ है। मैक्सिमम इसका सर्वाइवल बेटे 5 साल है। डायग्नोसिस के बाद 5 साल तक पेशेंट जिंदा रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो सब म्यूकोजा तक ही इन्वेड हुआ है तो 100% चांस है कि वो पेशेंट 5 साल तक सर्वाइव कर जाएगा, 5 सालों के बाद ही उसकी डेथ होगी। अगर वो डायग्नोसिस हुई जब तो वो म्यूकोजा तक इन्वेड हुआ था तो फिर भी 95% चांसेस होते हैं कि इसका 5 ईयर सर्वाइवल है। लेकिन अगर वो नीचे सिरोजा और एडवेंटिशिया तक चला गया तो फिर ये सर्वाइवल चांसेस काफी कम हो जाते हैं। दूसरी चीज है ये लिम्फ नोड मेटास्टेसिस पे डिपेंड करता है। अगर बेटे लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हुई भी है तो फिर उसका जो सर्वाइवल चांस है और प्रोग्नोसिस है वो काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और इसमें पेशेंट की हम लोग सर्जरी के बाद कीमो और रेडियोथेरेपी और ये सब भी करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। डिस्टेंट मेटास्टेसिस की आपने साइट याद रखनी है। पोर्टल सर्कुलेशन की वजह से मोस्ट कॉमन साइट इसकी लिवर होती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर वो डिस्टली इन्वेड हुआ होगा तो फिर उसकी प्रोग्नोसिस काफी ज्यादा बुरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटे एडिनोकार्सिनोमा। ओवरऑल इसकी कुछ भी नहीं, सर्जरीज करते हैं और आप कीमो रेडियोथेरेपीज करते हैं लेकिन आप नहीं पेशेंट को बचा सकते। इससे डेथ हो जाती है विद इन 5 ईयर मैक्सिमम, ठीक है, इससे कम में भी हो जाती है। तो हमने क्या डिस्कस किया, इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है, इतने केसेस आते हैं, मेजरली डेथ कॉज कर देते हैं। एनसेड लेने से फायदा होता है। इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर एबीसी और माइक्रोस्टेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे और ये सारी म्यूटेशन इन्वॉल्व हैं। पेशेंट की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो ग्रॉसली ये पॉलीपाइड सा मैस है और अगर आप इसको हिस्टोपैथोलॉजिकली देखोगे तो कलमनर सेल्स होते हैं इसके अंदर और रिंग्स होती हैं और उसके बाद ग्लैंड्स और म्यूसिन हो सकता है। अगर म्यूसिन है तो पूर प्रोग्नोसिस है। डायग्नोसिस यूजुअली अगर लेफ्ट साइड का है तो ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग की बेस पे हो जाती है और राइट साइड का है तो वो वीकनेस के साथ और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ आएगा तो हम डायग्नोज कर लेंगे। प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ इन्वेजन, लिम्फ नोड
पे और डिस्टेंट मेटास्टेसिस पे। आखिरी टॉपिक बेटे आपका अपेंडिक्स है, और अपेंडिक्स के अंदर उसने क्या बात की हुई है, वो कहता है अपेंडिक्स बेसिकली एक डायवर्टिक्यूलम होता है सीकम के अंदर, और इसकी दो मसले हो सकते हैं, या तो इसके अंदर एक्यूट इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है या इसके अंदर ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर तो वैसे इसके अंदर काफ़ी रेयर है, लेकिन इन्फेक्शन मोस्टली हो जाता है। जब इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के साथ और पेन के साथ आता है। मोस्ट कॉमन है, 7% लाइफ टाइम रिस्क है कि आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अपेंडिसाइटिस की इनिशियली डायग्नोसिस थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन डायग्नोसिस कर लें तो फिर इसको ऑपरेट करके अपेंडेक्टमी कर दी जाती है, रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट जीआईटी। इसमें कोई भी मसला हो किसी भी बच्चे को तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टा के पेज पर भी मुझसे पूछ सकते हैं।